नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं और मैसेजेस आते हैं जो पात्र अपात्र के विषय में क्या डॉक्यूमेंट लगाया जाए, क्या किया जाए। जबकि मैंने पिछले वीडियो में जोड़ पत्र 3 और 4 कैसे भरे उसमें बताया था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के सामने पात्र अपात्र अपील इन चीज़ों के बारे में बताऊं, ताकि आप लोगों को मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत ही ना पड़े और ये आप समझ सकें कि आपको कैसे और किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। ये तो मैंने बताया, अब डॉक्यूमेंट कैसे लगाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ लगाना है, ये भी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो उस चीज़ के लिए ये आपको समझना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो चालू करते हैं और मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए। अगर आप पूरे वीडियो नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे वीडियो के अंदर कोई यहाँ पे इंटरटेनमेंट तो है ही नहीं, एक जागरूकता है। जो जागरूकता एंड तक आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगी कि नियम क्या है, आपके अधिकार क्या है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बताते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो सक्षम प्राधिकरण है, सक्षम प्राधिकारी, जो अधिकारी सक्षम अधिकारी होता है, उसको इस्लाम एक्ट के सेक्शन 3 सेक्शन 3 में, इस्लाम एक्ट 1917 के सेक्शन 3 में सरकार द्वारा उसकी नियुक्ति होती है और बाकायदा उसका राजपत्र घोषित किया जाता है कि किस एरिया का सक्षम प्राधिकारी कंप्लेंट अथॉरिटी कौन है। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे पात्र की। पात्र मतलब एलिजिबल। एलिजिबल पर्सन वो है जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लगे हुए हैं। जैसे कि 2000 के, एक 2000 के पहले की जो रेगुलर पात्रता है, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स बराबर लगे हुए हैं और उस हिसाब से उनकी पात्रता निश्चित की गई है। फिर उसके बाद आते हैं अपात्र। तो अपात्र होने के बाद दोस्तों आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत सारे लोग एनेक्शल 2 देखते हैं, अरे मेरा घर अपात्र हो गया है, तो दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब कंप्टेंट अथॉरिटी ने अगर उस चीज़ को अपात्र किया है, तो उसके आगे भी आपके पास रास्ता है, एक लिबर्टी, एक रेमेडी है आपके पास कि आप आगे अपील कर सकते हैं। तो उस विषय में भी हम आपको बताएंगे। तीसरा हो गया बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक के ऊपर तो मैं मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियो बना चुका हूँ। तो बायोमेट्रिक के समय भी जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वही चीज़ उसी तरह आपको, यदि अपात्र आपका है और पात्रता के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, जोड़ पत्र 3-4 भरना है, तो उसी तरह आपको डॉक्यूमेंट लगाया जाता है। तो दोस्तों, पहले आपको बताते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या और कैसे कैसे लगाना है। तो दोस्तों, जब भी जोड़ पत्र 3 और 4 भरेंगे, तो सबसे पहले तो आप एनेक्शल 2 की कॉपी लगाइए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि एनेक्शल 2 की कॉपी जितना हो सके आप लोग सर्टिफाई कॉपी निकाल लीजिए। और अगर सर्टिफाई कॉपी नहीं है, आपके पास जेरोक्स है, तो उसको सेल्फ अटेस्टेड करिए। और लेकिन अपील में जब जाएंगे, जब उसकी अपील में जाएंगे, तब आपको सर्टिफाई कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने बोला सर्टिफाई कॉपी निकाल के रखिए। तो दोस्तों, पहले तो एनेक्शल 2 की कॉपी निकालिए। एनेक्शल 2 पे आपका झोपड़ा या आपका नाम किस क्रमांक पे है, उस अनुक्रमांक को हाईलाइट कीजिए। उसके बाद आपका आ जाता है आधार कार्ड। दोस्तों, आधार कार्ड की कॉपी लगाइए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लगाइए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल आप कैसे लगाएंगे? 2001 के, 1/1/2000 के पहले का एक बिल और रिसेंट ईयर का, मतलब अभी जो चालू वर्ष है या चालू महीना है या पिछला बिल जो आया, उस बिल को आप उसके अंदर लगाइए। और उसकी ओरिजिनल कॉपी भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नए की, क्योंकि बिल तो आते रहते। पुरानी कॉपी आपके पास नहीं है तो उसकी जेरोक्स लगाइए, और नया जो बिल आया है वो आप ओरिजिनल कॉपी भी लगाएंगे तो भी आपको तकलीफ नहीं कि अगले महीने तो आपको नया बिल फिर से आ जाएगा, तो उसकी ओरिजिनल कॉपी लगा दीजिए। फिर उसके बाद आता है चौथे नंबर पे मतदार यादी का उतारा।
दोस्तों मैंने बोला मतदार यादी का उतारा भी मैंने आपको समझाया था कि जितना हो सके आप निकाल के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके लिए। अगर यदि वो नहीं है तो आपके कोई भी बगल में पॉलिटिकल ऑफिस है तो उनके पास यादी होती है, नहीं है तो आजकल आपके जो भी इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड है उसके नंबर से आपको ऑनलाइन भी कॉपी मिल जाती है, तो उसकी प्रिंट मार के वो लगाइए। और आपका इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड वो आप लगाइए 2001 के पहले के है या उसके भी पहले के, तो जो भी है वो उसमें अटैच करिए। उसके बाद दोस्तों सर्वे पावती, जो ईयर ऑफ 2000 में एक सर्वे हुआ था जनगणना में, उसमें हर डिपार्टमेंट ने, जैसे माड़ा की प्रॉपर्टी थी तो माड़ा ने किया, बीएमसी की प्रॉपर्टी थी बीएमसी ने किया, और कलेक्टर की प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी तो कलेक्टर ने किया था। तो वो सर्वे की पावती, और यदि उसके ऊपर आपने फ़ोटो पास लिया है तो फ़ोटो पास भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि फ़ोटो पास लेने के बाद अगर आपने वहाँ पे भाड़े भरे हैं, पैसे भरे हैं, जो भी कॉमर्शियल के शुल्क होते थे 200 रुपया पर मंथ या समथिंग जो भी हो, तो उस चीज़ को भी, इसकी भी कॉपी लगाइए। वो लगाने के बाद उसके बाद आपको जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट डालना है वो डालिए। लेकिन ये जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया नंबर 1, 2, 3, 4, 5, वो क्रम वाइज से डालिए। और उसके बाद आपको रेंट रिसीट आपके पास अगर है, कि जैसे आप चाल मालिक है के अंडर में रहते हैं तो रेंट रिसीट है या मालिक का जो भी मिलता है तो वो लगाइए। रेशनिंग कार्ड की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे, लेकिन आपको लगाना तो आप लगा सकते हैं। लेकिन मैंने पहले बताया रेशनिंग कार्ड आपका जो लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, इस सब की वैल्यू महाराष्ट्र सरकार ने ख़त्म कर दी है, ये सब पुरावे में नहीं आते हैं। तो आपको लगाना है तो लगाइए, लेकिन मैंने जितने डॉक्यूमेंट बताए उतने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट पे आपकी पात्रता निश्चित हो जाएगी। और रेंट रिसीट पे तो रेंट रिसीट भी लगा दीजिए कि भाई मैं रेंट दे रहा हूँ, इतने सालों से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, और इसका मेरे चाल मालिक जो है गवाह है, तो वो भी चीज़ एक आ जाती है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं समझाता हूँ, जिस व्यक्ति का रूम अपात्र है वो व्यक्ति अपना घर सर्वे कराए बगैर घर तोड़िएगा नहीं, मतलब बिल्डर को हैंडओवर मत कीजिए। यदि आपको जाना भी है तो 38 की नोटिस लिए तो जाइए, या तो बिल्डर से रिक्वेस्ट कीजिए कि सर हमारा घर सर्वे करवा दीजिए, सर्वे करा के आप मैं हैंडओवर करता हूँ, तो बिल्डर उसका सर्वे कराता है। सर्वे कराने से आपकी वहाँ पे एंट्री हो जाती है, आपके घर था और आपके सर्वे का पूरा डिटेल्स पंचनामा सब वहाँ पे आ जाता है। तो आपके लिए आने वाले समय में पात्रता करना बेहद ज़रूरी होगा। तो मैंने जिस क्रम से डॉक्यूमेंट बताया उस क्रम से आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। और उसके बाद जो भी आपका जोड़ पत्र 3, 4 जो भी है सब पे आपको नंबरिंग करना, 1, 2, 3, 4 नंबरिंग करने के बाद ही आप पुटअप कीजिएगा। और उसके ऊपर एक कवरिंग लेटर लगाना है। उस कवरिंग लेटर पे 5 रुपये का स्टैम्प टिकट लगाना है, उस पर लिखना है। यदि जिस व्यक्ति के पास कवरिंग लेटर नहीं रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, उसमें लिखिए कि मुझे कवरिंग लेटर दे दीजिए 3 और 4 भरने के लिए, तो मैं आपको ड्राफ्ट भेज दूंगा। आप अपने हिसाब से जो भी उसमें लिखा है, मैंने सब कॉलम छोड़ा हूँ, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, डेट, उसके बाद कंप्लेंट अथॉरिटी कौन है वो आप उसमें भरिए, उसका एड्रेस भरिए, नीचे जो जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उसमें यस और नो है, उस यस और नो के अंदर आपने जो जो डॉक्यूमेंट लगाए उसको टिक कीजिए, और जो डॉक्यूमेंट नहीं लगाए उसको कैंसिल कर दीजिए, नो पे कर दीजिए, और उस चीज़ को वहाँ पे भरिए। उसके अंदर यदि आपके झोपड़े टूटे हैं तो उसके नीचे एक कॉलम डालिए कि ये समय पे मेरे झोपड़े मैंने बिल्डर को हैंडओवर कर दिया और डिमोलिश हो चुका है, तो ये चीज़ मेरे चाहिए, तो आपको मैं ड्राफ्ट कॉपी भेज दूंगा। उस चीज़ को आप 3 और 4 पे लगाइए। 3 और 4 जो फॉर्म है वो भी अगर आपको कहीं से उपलब्ध नहीं हो रहा है तो दोस्तों वो भी आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपके व्हाट्सअप पे भेज दूंगा, आप उसका प्रिंट मार लीजिए और साथ में कवरिंग लेटर भी दे दूंगा। तो अब ये चीज़ रहेगी आपके फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरना और अप्लीकेशन करना कहाँ पे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। दोस्तों पहला एप्लीकेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पहले रूल्स कुछ अलग थे, अब रूल्स बदली की है सरकार ने, तो उस बारे में बता रहा हूँ मैं कि पहले स्टार्टिंग में जो अपील जाती थी वो सेक्रेटरी एसआरए के पास जाती थी। तो सेक्रेटरी एसआरए का 13/1/2014 को उन्होंने पावर एबोलाइज कर दिया। सेक्रेटरी एसआरए का एज अ अपील अथॉरिटी उनका पावर एबोलाइज कर दिया है, और 13/1/2014 से ये पावर
एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट, जो अपर जिला अधिकारी अतिक्रमण निष्कासन है, उनके पास ये जुडिक्शन दिया गया है कि आप अपील चलाएंगे 35 के अंदर में, सेक्शन 35 स्लम एक्ट के सेक्शन 35 में वो अपील चलाएंगे। तो आपका एरिया जहाँ भी हो, जैसे मुंबई शहर हो सबर्बन एरिया हो, जहाँ भी हो, उस एरिया के एडिशनल कलेक्टर के यहाँ पे 35 में आपको अपील फाइल करना है। अपील फाइल करने का भी प्रोविज़न मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, इसकी एक कॉपी निकालिएगा और इसके बाद 5 रुपये का स्टैम्प टिकट, मैंने अभी बार बार बताया हूँ, 5 रुपये की स्टैम्प टिकट जोड़ पत्र 3 पे लगाना है और एक कवरिंग लेटर पे 5 रुपये की स्टैम्प टिकट लगा के ही डिस्पैच कीजिए। उसके बाद उसकी जेरोक्स निकाल के उसको डिस्पैच कर दीजिए। डिस्पैच करने के बाद वो कॉपी अपने पास रखिए। उसके बाद 1 हफ्ते के पास आप अपने कंप्लेंट अथॉरिटी जो भी हो, मैंने बार बार बताया, आपके एरिया के हिसाब से जो भी कंप्लेंट अथॉरिटी उनके पास जाके उसका फॉलोअप कीजिए, म्हणजे पाठपुरावा करावा लागेल। तो उस फॉलो के बाद आपको वहाँ से संतुष्ट भरा अगर उत्तर आता है, क्योंकि उनका रूल है कि इस चीज़ के ऊपर आपको एक हियरिंग दिया जाएगी। उस हियरिंग के अंदर सोसाइटी, डेवलपर और आपको तीनों को बुलाया जाएगा और वहाँ पे सब डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे। आपके डॉक्यूमेंट क्लियर है तो आपकी पात्रता निश्चित की जाती है, और यदि उसमें कुछ भी गड़बड़ होती है या वो अपात्र करते हैं तो दोस्तों आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सेक्शन 35 में एडिशनल कलेक्टर के यहाँ पे अपील फाइल कर सकते हैं। अपील करने के लिए जो भी फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको एडिशनल कलेक्टर के यहाँ पे उसकी कॉपी मिल जाएगी, और अभी नहीं है तो आप उसको बना भी सकते कंप्यूटर पे। उसकी भी कॉपी अगर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। तो मैं भी बहुत सारे केस लड़ा हूँ, तो मैंने जो किसी का बनाया हूँ तो वो कॉपी मैं आपको भेज दूँगा व्हाट्सएप पे, जिससे आप उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करके उसको अपने लिए तैयार कर सकते हैं। अब अपील अथॉरिटी के अंदर स्टैम्प ड्यूटी कितनी है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपील मेमो बनाना है। अपील मेमो बनाने के लिए अंदर ही आपको एफिडेविट बनाना है आपका, और उसके अंदर सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद आपका जो एनेक्शल 2 या जो ऑर्डर की कॉपी है, अगर समझो अभी तो ऑर्डर के बिना लेते नहीं है, क्योंकि पहले 2020 में 22 में एक ऑर्डर आया था कि जो भी अगर कंप्लेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है या एनेक्शल 2 निकाल दिया है तो अभी आपको डायरेक्ट 35 में अपील में जाना है। कंप्लेंट अथॉरिटी उस चीज़ का क्लियर कंसिडर नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2024 में फिर एक जी आ रहा है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जब तक कंप्लेंट अथॉरिटी फाइनल ऑर्डर नहीं देते हैं तब तक आप अपील एडमिट मत कीजिए। तो पहले आपको कंप्लेंट अथॉरिटी के पास जाना है, वहाँ से ऑर्डर आने के बाद उस ऑर्डर कॉपी पे 5 रुपये की स्टैम्प टिकट, उस ऑर्डर कॉपी पे 5 रुपये की स्टैम्प टिकट लगेगी। और वो जो ऑर्डर कॉपी है उसको आपको अपील मेमो के साथ ओरिजिनल लगाना है, जेरोक्स नहीं, ओरिजिनल कॉपी लगाना है। जेरोक्स आपके पास रहेगी, ओरिजिनल कॉपी ही लगेगी, तभी वो अपील लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और आपके जो भी जोड़ पत्र 3-4 है, जो भी आपने भरा है और जो डॉक्यूमेंट लगा है, उसको अटैच कीजिए। अटैच करने के बाद उसके अंदर आप पार्टी किसको बना रहे हैं, अब उसके अंदर सबसे पहले तो 50 रुपये स्टैम्प ड्यूटी है सरकार की। 50 रुपये स्टैम्प ड्यूटी है सरकार की, तो अपील फाइल करने की, जिसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी का मतलब बता रहा हूँ कि जो कोर्ट फी स्टैम्प होते हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। उसके अंदर आप एक पार्टी हो गए, बिल्डर 2, सोसाइटी 3, कंप्लेंट अथॉरिटी 4, मतलब पर पार्टी 25 रुपये, पर पार्टी 25 रुपये, मतलब 4 लोगों के तो 100 रुपये की स्टैम्प टिकट वो लगी और 50 रुपये की वो स्टैम्प टिकट लगी, तो 150 रुपये की स्टैम्प टिकट लगेगी उसके ऊपर। उसके बाद आपको उसको नोटराइज करवाना है। नोटराइज करवा के उसकी एक कॉपी निकलना है। उस कॉपी के थ्रू आपको जाके अपील फाइल करना है। अपील फाइल करने के बाद जितने भी प्रतिवादी हैं यानी रिस्पोंडेंट, उनको सबको कॉपी सर्विस करनी पड़ेगी आपको, कंप्लेंट अथॉरिटी को भी, सोसाइटी को भी, डेवलपर को भी, और एक कॉपी आपके पास रहेगी।
और जितनी भी कॉपी डाले, मैंने पहले बताया, जब भी अपील फाइल करो या कोई भी डॉक्यूमेंट डालो उसके ऊपर नंबरिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप हियरिंग लेंगे तो अब आपको बताना पड़ेगा कौन से पेज पे कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो वहाँ ढूंढने वाला सिस्टम नहीं रहता है। इसके लिए कोर्ट प्रोसीजर के हिसाब से ही करना है, क्योंकि ये को जुडिशल बॉडी है, ये को जुडिशल बॉडी है, लेकिन इसका काम कोर्ट जैसा ही है, इसलिए उनको पावर दिया गया है। तो इस चीज़ को आप समझिए। तो नंबरिंग करके ही डालना है, ताकि आपको जो उनके पास कॉपी है और आपके पास जो कॉपी है और अदर्स के पास जो कॉपी है उस पर नंबर सेम आने चाहिए, अलग अलग नंबर नहीं आने। इसलिए मैंने बोला एक कॉपी बनाइए, उसका नंबरिंग करके जीरोक्स मारिए तो सब में सेम आएगा। समझ गए दोस्तों? तो वो वहाँ पे पुटअप कीजिए, वहाँ पे आपको लेटर आएगा, सम्मन्स आएगा 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में। नहीं भी आता है तो आप जाके उधर फॉलोअप करेंगे तो आपको सम्मन्स मिलेगा, उसमें आपको हियरिंग का डेट दिया जाएगा और आपकी वहाँ पे हियरिंग चलेगी। उसके अंदर आपको वकील करने की जहाँ तक मुझे ज़रूरत नहीं है, आप सक्षम है तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो वास्तविकता आपकी है, आपके जो पेपर्स है, डॉक्यूमेंट है, आपको वहाँ पे रखने हैं। और कंपनी अथॉरिटी ने क्या गलत निर्णय दिया है इस चीज़ को आपको बताना है कि मेरे डॉक्यूमेंट होते हुए भी मुझे अपात्र किया गया है। क्योंकि सरकार के नियमानुसार 2 डॉक्यूमेंट अगर ऑथेंटिक है, एक 2000 की पहले की, तो आपकी पात्रता निश्चित की जाएगी। ये आदेश है 16/5/2015 का। तो दोस्तों उस हिसाब से ये अपील फाइल होती है। यदि अपील के अंदर समझो आपके फेवर में फैसले नहीं आए तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट करेक्ट है तो आप सेक्शन 35(1) में जीआरसी के पास अपील फाइल करेंगे, जो ओल्ड कस्टम बॉम्बे में है, तब वहाँ पे सुनवाई आपकी चालू होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 35 के बाद आपको वहाँ जाना, कि 35 देखिए यहाँ पे कोर्ट ने बार बार बोला है कि जो कंप्लेंट अथॉरिटी है और अपील अथॉरिटी है, फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है। मतलब ये सत्य की जांच पड़ताल करेंगे, फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी की सच्चाई क्या है, और उनको उस हिसाब से उस पर लिखना पड़ेगा। तो आपको अपील अथॉरिटी के पास यही चीज़ आएगा कि इनके डॉक्यूमेंट जो भी है 2000 के पहले के हैं, इनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके इनकी पात्रता निश्चित की जाए। उसमें आपकी पार्टली अपील अलाउड हो जाएगी और आपका जो मैटर है रिमांड बैक किया जाएगा फिर से कंप्लेंट अथॉरिटी के पास, और फिर कंप्लेंट अथॉरिटी को उस चीज़ पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये प्रक्रिया है, जो उनके रूल्स है, जो सिस्टम है, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, और उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपका अगर डॉक्यूमेंट है आपको अपात्र कर दिया गया तो इसका मतलब आप बेघर नहीं हो गए। आपको पात्रता करने का अधिकार है, आप हाई कोर्ट तक जा सकते हो। एजीआरसी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन दोस्तों वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पात्रता के मैटर में मोस्टली यहाँ से 35 से क्लियरेंस हो जाता है। क्योंकि वो जब वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ गया लाइट बिल का, या आपके समझो गुमास्ता है, अभी जो गुमास्ता जिसका है, जिसकी कॉमर्शियल दुकानें हैं, तो उनको भी सेम ऐसी करना है। एनेक्शल कॉपी, आधार कार्ड, सेकंड आधार कार्ड, थर्ड में आपका लाइट बिल, एक 2000 के पहले का और एक रिसेंट का, और गुमास्ता की कॉपी, और अगर सर्वे पावती है तो सर्वे पावती, या फोटो पास है तो फोटो पास, ये कॉपी लगाना है आपको और नंबरिंग करके पुटअप करना है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉमर्शियल का भी मैंने बता दिया और इसका बता दिया। अब इसके अंदर आता है सशुल्क। 16/5/2018 के जीआर के हिसाब से सशुल्क में 1/1/2000 के बाद के जो डॉक्यूमेंट है वो 1/1/2011 के पहले तक के, मतलब 1/1/2011 के बाद के डॉक्यूमेंट तो आपकी पात्रता नहीं होगी। ये पहले आप समझ लीजिए, वहाँ पात्रता नहीं होगी। तो आपको वहाँ पे ये काम करना पड़ेगा कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है 2000 के, 3000 के, जो लाइट बिल्स है, आपका वोटिंग लिस्ट है, सर्वे की पावती तो होगी नहीं कि 2000 के बाद सर्वे हुआ ही नहीं है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट जो है आपको ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, वो आपको लगा के उसके अंदर पुटअप करेंगे। आपकी पात्रता सशुल्क हो जाएगी, लेकिन सशुल्क में सिर्फ और सिर्फ निवासी गालों की पात्रता होगी दोस्तों, कॉमर्शियल की पात्रता नहीं होती है। तो इसके लिए अगर किसी की कॉमर्शियल दुकानें हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो आरसी में डालिए या रेसिडेंशियल में डालिए, कॉमर्शियल मत कीजिएगा। क्योंकि अभी कॉमर्शियल का 2023 में सरकार ने बंद कर दिया है कि कॉमर्शियल को सशुल्क में पात्रता नहीं होगी। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो
अभी मैंने यहाँ पे बता दिया पात्र अपात्र अपील, बराबर है दोस्तों। डॉक्यूमेंट कैसे आपको पुटअप करना है, कैसे लगाना है, जो क्रोनोलॉजिकल सिस्टम है अनुक्रमांक से, वो मैंने बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको इम्पोर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, राशन कार्ड लगा देंगे, अदर डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे, बाद में लाइट बिल ये वगैरह उसमें छुप जाते हैं। तो जो मेन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट उसको फ्रंट रखिए, वहीं से आपकी पात्रता क्लियर हो जाएगी। आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट अथॉरिटी देखेगी भी नहीं, ये भी बता रहा हूँ मैं। जो कंपनी अथॉरिटी है वो बाकी डॉक्यूमेंट नहीं देखेगी। अगर ये चीज़ आपको गलत लगती है तो किसी की अगर पात्रता हुई है आपके यहाँ पे, तो आप उसका सप्लीमेंट्री एनेक्सल 2 निकालिए, पुरवनी परिशिष्ट 2, उसमें देखिए उसमें क्या लिखा होगा। उसमें एक ही वर्ड लिखा होगा, विद्युत पड़तालनी अहवाल नुसार झोपड़ा पात्र या मतदार यादी नुसार झोपड़े पात्र। आ रहा है समझ में? तो एक या दो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। और फोटो पास अगर जिसके पास है या सर्वे पावती हो तो ऑथेंटिक है, उसको तो कोई काट नहीं सकता। लेकिन फोटो पास की भी जो पावती है दोस्तों, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि किस फोटो पास का आपके पास है तो उसके नंबर है, उस नंबर से आप कंप्लेंट अथॉरिटी से उसकी जेरोक्स सर्टिफाई कॉपी भी निकाल, सर्टिफाई मत निकालिए, आरटीआई में निकालिए। आप सर्टिफाई की क्यों 25-26 रुपये खर्चा करें, 2 रुपये में आरटीआई में डाल के निकालिए। क्योंकि वो भी आपको जरूरत पड़ेगी कि कभी कभी क्या होता है कि कंप्यूटर पे उसका डाटा आता नहीं, तो आप अथॉरिटी क्या बोलती है कि भाई का नॉट फाउंड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो उसके अंदर आपको जरूरत पड़ेगी सर रिकॉर्ड नहीं मिला लेकिन मैंने यहाँ तो आरटीआई में निकाला हूँ, तो उस चीज़ को वो क्रॉस नहीं कर सकते, उनको रिकॉर्ड पे लेना पड़ेगा। तो ये पहले आप कर लीजिए। अब दोस्तों इसके अंदर मैंने 35(1) में बता दिया जीआरसी में जाना है, और जो भी आपका कंपनी अथॉरिटी है सेक्शन 3 इस्लाम एक्ट के सेक्शन 3 में अपॉइंट किए जाते हैं। और आपका जो फर्स्ट अपील है पात्रता की वो सेक्शन 35 में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, समझना होगा और आगे लोगों को समझाना होगा। क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि मेरी ये चीज़ें आप सुने, आप लोगों को बताएं, ताकि जो नहीं भी जानता और आपसे सुने तो मुझे फ़ोन करने की जरूरत नहीं पड़े। मेरा तो अभियान ही है ये कि ये जो कानून है, ये जो रूल्स है, ये जन जन तक पहुँचे। तो दोस्तों ये पात्र अपात्र और अपील के बारे में और डॉक्यूमेंट कैसे लगा इस बारे में मैं समझा दिया। तो दोस्तों आइए कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो उस विषय में भी हम बात कर लें। तो एक क्वेश्चन है, हर हर महादेव जी ने एक कमेंट्स किया है। उन्होंने कहा, हेलो सर, स्लम कस्टर आईडी नंबर सो सर्वे 1 से 570 बायोमेट्रिक हो गया, हमारा एनेक्शर कॉपी 2 निकाल सकते हैं या नहीं, और हमारा एरिया रेलवे लैंड के अंदर आता है, इसके बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो हर हर महादेव जी नमस्कार सर, आपने जो भी प्रश्न पूछा है सही प्रश्न पूछा है। ये जानकारी लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि बात यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए होते हैं कि रेलवे और सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये सारी स्कीम लागू नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर भी रूल्स हैं। अब कैसे रूल्स है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अभी महाराष्ट्र नगर बांद्रा में एक प्रोजेक्ट चालू है, उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भाग रेलवे प्रॉपर्टी में आ रही है, तो वहाँ से रेलवे की एनओसी लेनी पड़ती है। अगर रेलवे एनओसी देती है कि हाँ ठीक है आप बनाइए, तो वो चीज़ वहाँ पे आपको एसआरए में आ जाएगी। अब आपकी पूरी प्रॉपर्टी रेलवे में है, तो अगर रेलवे एनओसी देती है तो उस पर एसआरए लागू होगा, अदरवाइज नहीं लागू होगा, तब रेलवे का कानून लगेगा। अब रेलवे उस चीज़ में आपको कहीं अलॉट करे या फिर वो महाराष्ट्र सरकार को बोले कि भैया इनको शिफ्ट करो, तो भारत सरकार को तो भाई देखिए एक जन का झोपड़ा नहीं है कि तोड़ के हटा देंगे। अगर उनको ऑथेंटिक है, पुराने पुरावे है, जैसे सरकार के जो डाटा लाइन्स हैं, तो उनको सरकार के पास भेजना पड़ेगा कि भाई ये मुझे ज़रूरी जगह है, इनको यहाँ पे झोपड़े हटाइए, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सरकार को फिर उस चीज़ में पात्रता करके पीएपी फ्लैट्स देंगे। मैंने पिछले बताया परियोजना जो प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के,
उस चीज़ में बाधित अफेक्टेड लोग, तो उसमें देंगे। या तो भी सरकार उससे मद मांगेगी, परमिशन मांगेगी कि आप परमिशन दे दीजिए, तो हम यहाँ पे SRA कर देते हैं, तो आपका मैटर ख़त्म हो जाएगा, उनका मैटर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रेलवे के भी कुछ नियम से उनकी प्रॉपर्टी के अंदर वो देते नहीं हैं, बहुत कम देते हैं, ताकि वो अगर रेलवे से दूर हैं, क्योंकि उनका डिस्टेंस भी होना ज़रूरी है। समझो, जो बफर जोन है, बफर जोन से उनका डिस्टेंस 3 किलोमीटर का, सॉरी 30 मीटर तक का है। जो बफर जोन से उनका डिस्टेंस 30 मीटर का है, कि 30 मीटर तक हमारी प्रॉपर्टी हम कभी भी, मतलब उनकी प्रॉपर्टी नहीं, रेलवे की प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी किसी और की भी हो, लेकिन उनको जब्त करने पे ले सकती है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, वो आपके लिए कर रही है। तो वो जब भविष्य में, क्योंकि देखिए सर, एक रूल मैं बताता हूँ, चाहे BMC हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, SRA हो, जो भी डेवलप हो, वहाँ की जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट, रेलवे, जो भी प्रॉपर्टी या बाउंड्री पे लगती है, या एयरपोर्ट एविएशन अथॉरिटी हो, उनसे उनको परमिशन लेना पड़ता है। रेलवे बॉन्ड भरा के लेती है, डेवलपर से अंडरटेकिंग लेती है कि भाई भविष्य में अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इस चीज़ को तोड़ दूँगी, और इसके बदले में लोगों को रियायत करेंगे हम। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, रेलवे की प्रॉपर्टी नहीं है, रेलवे की प्रॉपर्टी कानून रेलवे पे लगेगा, लेकिन ये अदर प्रॉपर्टी है, लेकिन उनको ज़रूरत है, तो उनका रेगुलेशन तो करना पड़ेगा, तो वो रेलवे का काम होगा, वो रेलवे अलॉट करेगी। तो ये जो चीज़ें हैं रेलवे के बारे में बताया, कि अगर वहाँ पे रेलवे NOC देती है तो आपका प्रोजेक्ट होएगा। और जैसे आपने बताया कि आपका बायोमेट्रिक हो गया, आपका एनेक्चर कॉपी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सर 100% मिलेगी, लेकिन आपकी एनेक्चर बनी होगी तो। और आपने जो हिसाब से बताया, आपका ID नंबर वगैरह दिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप SRA की, बांद्रा में SRA डिपार्टमेंट के B विंग में 5वें माले पे चले जाइए, वहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट है। वो स्टेट डिपार्टमेंट में आप बताएंगे ना ID नंबर, तो आपको बताएंगे कि आपको ऑनलाइन कैसे चेक करें। तो आपको फोटो पास तो नहीं, मतलब फोटो कॉपी तो आप ले सकते हैं ऑनलाइन से मार के, लेकिन आपको इससे ID कार्ड नहीं मिलेगा। उस पर आपके झोपड़े दिखाई देंगे, आपके डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे, जिसके अंदर मैंने पहले जो बायोमेट्रिक्स का बताया था कि उसके अंदर जो GIS मैपिंग होती है, आपके झोपड़े को 360 डिग्री के अंदर वो मैपिंग करते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। तो मैंने रेलवे के बारे में जो भी एक्यूरेट जानकारी जो मेरे नॉलेज तक आई थी, तो मैंने आपको बताया। तो दूसरे हैं विश्वनाथ पवार, उन्होंने कमेंट किया है, यदि माँ पिताजी के नाम पे एनेक्शर वो बना है और उनको फ्लैट भी अलॉट हो चुका है, लेकिन हमें हमारे बच्चों को 18 साल पूरे हो जाने पर यदि हम अपने बेटों बेटी के नाम एनेक्शर 2 में नाम ऐड करें करके दूसरा सारे फ्लैट ले सकते हैं क्या? सर, पहली बात तो मुझे आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको समझाता हूँ। आपने कहा है कि माँ पिताजी के नाम पे ऑलरेडी आपके एनेक्शन मिला है, उनको फ्लैट भी मिल चुका है, मतलब आपका एरिया डेवलप हो चुका है, आपके और अधिक झोपड़े हैं क्या, ये आपने बताया नहीं। यदि आप इसी चीज़ के ऊपर कहते हैं कि अगर आप उसके ऊपर नाम डाल के और घर ले सकते तो नहीं, क्योंकि एक बार एनेक्चर बनने के बाद, मैंने आपको बताया ना, एनेक्चर बनने के बाद उसके अंदर अभी तक प्रोविजन नहीं है कि कोई भी दूसरा नाम उसमें आए। एनेक्चर के अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं होती है, वो सप्लीमेंट्री एनेक्शन निकलती है, लेकिन वो जेन्युइन पर्सन की निकलती है जिसका नाम है या करेक्शन है, कुछ गलती हो गई है, डॉक्यूमेंट मेरा है लेकिन मेरे नाम में गड़बड़ी हो गई है, या मेरे किसी और का नाम आ गया है, तो वो करेक्शंस होते हैं। लेकिन ये नहीं है, अगर आपके माता पिताजी के नाम पे अगर एनेक्शल 2 बन चुका है, फ्लैट मिल चुका है, तो उसी झोपड़े पे वो नहीं ले सकते। और उसमें भी ट्रांसफ़र अगर आप अपने बच्चों के नाम पे करना चाहते हैं, तो सर सबसे पहले तो माँ पिताजी अगर आपके हैं तो उनके नाम पे रहेंगे, वो ट्रांसफ़र नहीं हो, वो या तो गिफ्ट डीड करें। और अगर माता पिताजी नहीं हैं तो आपको या उनकी जितने लीगल आयस हो उनके नाम पे घर होंगे। अगर आप माँ बाप के अकेले बच्चे हैं, लड़के हैं, तो आपके नाम पे करना पड़ेगा, और आपके नाम के बाद आपके बेटा या बेटी के नाम होगा, क्योंकि एक जनरेशन का गैप नहीं चलता है,
क्योंकि अगर आपने वहाँ पे ऐसी गलती कोई भी किया तो आपके लिए खर्चे बढ़ जाएंगे सर। कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मेरे पास एक सर आए थे महालक्ष्मी से, शायद वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता भी होगा, क्योंकि वो हमारे व्यूअर्स भी हैं। वो महालक्ष्मी से आए थे, उन्होंने यही गलती की थी। उनकी 2 दुकानें थी, एक दुकान पिताजी के नाम पे और एक उनके खुद के नाम पे। इनके उनके पिताजी एक्सपायर हुए। तो उन्होंने क्या किया, पिताजी एक्सपायर होने के बाद वो उनका जो लाइट बिल या जो भी ट्रांसफ़र अपने नाम पे नहीं करके अपने बच्चे के नाम पे कर दिया। वो दुकान अपात्र हो गई। कि जब वहाँ गए तो उन्होंने बोला नहीं, अब सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आइए। जब मेरे पास आए कि सर का इलाज क्या है, अरे मैं बोला ये कैसे होगा, आपको सक्सेशन बनाना पड़ेगा, आपने गलती कर दिया है, आपने गलती किया है। आपने यहाँ क्या करना चाहिए था, आपके नाम पे ट्रांसफ़र करवाना चाहिए था। उसके 2 4 6 महीना साल भर के बाद बच्चे के नाम पे आप कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका एक जनरेशन गैप ख़त्म हो जाता था। और वैसे आपके नाम भी रहता 2 दुकान तो मिलती है। तो वो गलती ना करिए। जो कोई भी अगर जिसके पास भी है भी, मैंने बार बार कहा हूँ। अभी मेरे एक दर्शक है, उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आया, नामदेव कुछ सा नाम था सर का। वो मुझे उल्लासनगर से फ़ोन किए और मुझे कहा कि सर अगर यही वीडियो आपने साल भर पहले बनाया होता तो मेरा एक घर बच जाता था। सर मुझे दुख भी हुआ कि शायद मैंने ये लेट किया, जल्दी करना चाहिए था। लेकिन सर दिमाग में नहीं आया ना, दिमाग में नहीं आया। नहीं तो ये चीज़ उनका घर बच जाता था। उन्होंने भी वही किया था, उनके घर पुराने थे, एक घर खुद के नाम पे, एक वाइफ के नाम पे, और उनका MMRDA में रोड कटिंग में घर गया। तो दोस्तों उनको एक घर अपात्र हुआ, एक में बोल दिया कि नहीं, एक फैमिली को एक ही है। जब उन्होंने मेरा वीडियो देखा तो बोले सर ये जानकारी मुझे किसी ने पहले नहीं दी थी। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे सारे के, मुझे कमेंट्स भी आए सर, मैं कभी कमेंट्स आपके सामने रखूँगा, वो कमेंट्स भी आए हैं कि हमने बहुत सारे वीडियोस देखे सारे पे, बहुत लोगों ने बनाया, लेकिन जिस हिसाब से आप हमारी ही लैंग्वेज में हमको समझा रहे हैं, मतलब जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं उस लैंग्वेज में पता था, हमारे दिमाग में उतर जाता है हमें करना क्या चाहिए। तो दोस्तों मैं इसीलिए यहाँ पे कानूनी लैंग्वेज यूज़ नहीं करता हूँ। मैं सरल भाषा जो हम आपस में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करते हैं उसी प्रकार मैं बात कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में जाए कि एक्चुअल में क्या है ये, तो वो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों मुझे भी उस चीज़ का दर्द हुआ था। तो ये गलतियाँ आप लोग ना करें। मैं अभी भी समझा रहा हूँ, अगर आपके यहाँ पे अभी भी कोई प्रॉब्लम है, एनेक्शियल 2 नहीं बना है, तो अगर आपके हस्बैंड और वाइफ के नाम पे अगर घर है, अगर एक घर एक दुकान है चलेगा, 2 दुकानें एक घर है चलेगा, घर 2 नहीं होना चाहिए हस्बैंड और वाइफ के नाम पे। अगर 2 है तो आपके जो बड़ा बेटा या बेटी जो भी हो, उनको गिफ्ट डीड करके उनका लाइट बिल ट्रांसफ़र करवा दीजिए, ताकि आने वाले इस समय में एनेक्शर बने तो उनका नाम आके उनको घर मिले। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिए। तो विश्वनाथ पवार जी, आपने जो प्रश्न किया है तो उसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपके और झोपड़े हैं क्या, खा आप उसी की बात कर रहे हैं। अगर उसी की बात करें तो वो नहीं होगा, और मैंने बता दिया वो ट्रांसफ़र भी ऐसे नहीं होगा। आपका नाम ट्रांसफ़र करने की आपके लीगल हायर जो हैं आपके साथ में, आपके भाई बहन, उनके नाम पे होने के बाद ही इनके हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं होंगे। और वो भी सबका नाम रहेगा तो इनके नाम पे करना सबकी एनओसीज लगेगी। जो रूल है मैंने बताया हूँ, सर्कुलर 152 का मेरा वीडियो देख लीजिएगा। अब उसके बाद सर सुनील सूद जी हैं, उनको मैंने कल उनके कहने पे एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन उनके कुछ क्वेरीज़ हैं। उस क्वेरीज़ के अंदर उन्होंने कहा क्या एक्विजिशन 3C में होता है या सेक्शन 14 में। तो मैंने सर कल ही बताया था कि सेक्शन 14 इस्लाम एक्ट का, 1971 इस्लाम एक्ट सेक्शन 14 एक्विजिशन है, मतलब संपादन, अधिग्रहण, कब्जा करना, ज़मीन को सार्वजनिक हेतु उपयोग के लिए कब्जा करना। और 3C मैंने आपको समझाया हूँ, 3C में भी मैंने वीडियो बनाया हूँ, 3C में भी मैंने वीडियो बनाया, इस्लाम कितने प्रकार के होते हैं उसमें भी मैंने बताया हूँ। 3C एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO SRE को एक एडिशनल पावर दिया गया है कि उनके पास जो भी क्षेत्र आते हैं उसको
स्लम सॉरी उसको स्लम रिहेबिलिटेशन एरिया यानी झोपड़पट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करें, और यह अधिकार सिर्फ सीओ एसआरए को है। वो सेक्शन 3C है। तो दोस्तों याद है, 3C मतलब अधिग्रहण नहीं है, वो क्षेत्र को घोषित करते हैं कि भाई ये पुनर्वसन क्षेत्र हो गया। इट मीन तो स्लम होने के बाद ही होगा, क्योंकि अभी तो स्लम अथॉरिटी भी तो एसआरई हो गई है। पहले स्लम अथॉरिटी एडिशनल कलेक्टर थे, अभी तो पूरा पावर एसआरई के पास ही चला गया है। तो वो उसके अंदर घोषित कर रहे हैं कि ये, लेकिन 3C में झोपड़पट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करने के पहले सेक्शन 4 के अंदर उनका प्रोविजन पूरा करना पड़ेगा। उसके जो नियम पूर्ण करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया है स्लम कितने प्रकार के होते हैं और उनके नियम क्या है, तो वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा सेक्शन 41 का प्रोविज़न। तो दोस्तों वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, और वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट कीजिएगा। और सर, मेरी नाराज़गी है आप लोगों से। नाराज़गी ये है कि सर वीडियो को लाइक नहीं करते। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सर लाइक कीजिए। लाइक कीजिएगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। मैं भी अच्छी अच्छी वीडियो आपकी जानकारी के लाऊंगा, और इन्हीं शब्दों में लाऊंगा, ताकि आप समझ सकें कि मेरा अधिकार क्या, नियम क्या। तो दोस्तों, जो भी चैनल पे नए हैं, से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। जय महाराष्ट्र।